Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. In this class, we will learn the working of English with the Hindu editorial experiment. So let's start the class. आज का जो आपका एडिटोरियल है, पहले उसका टाइटल देख लेते हैं, हेडिंग देख लेते हैं कि किस पे है आपका। एन एलाइट क्लब, एक क्लब ग्रुप की बात हो रही है कि एलाइट, एलाइट का मतलब सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, मतलब विशेष, विशिष्ट उसको बोलते हैं। एलिट वैसे इलिट बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में। एन एलिट ग्रुप जो क्लब है उसके ऊपर आपका एडिटोरियल है। ऑन किस पे है? G7 समिट। जो G7 समिट है, सम्मेलन है, उसके ऊपर आपका क्या है? ये एडिटोरियल है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको रीड आउट करना, इसकी समरी को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एडिटोरियल को गो थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे बोला द G7 नीड्स, G7 मतलब उस ग्रुप का नाम है, जो 7 कंट्रीज का जो ग्रुप है उसका नाम है G7, जो समिट होता है उसका। द G7 नीड्स, नीड्स यहाँ पे अपने बात करें तो देखो नीड्स आपकी दो तरीके से वर्क करता है। एक तो क्या होता है, एक्शन की फॉर्म में वर्क करे, और एक आपका नीड जो होता है वो आपके नाउन की तरफ वर्क करता है। नाउन की तरह आवश्यकता, और एक्शन की फॉर्म में बात करें तो किसी चीज की आवश्यकता होना, ठीक है। तो यहाँ पे नीड्स या तो देखो प्लूरल नाउन भी हो सकता है इस लगकर, या फिर आपका डज नीड हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। अगर नाउन होगा तो क्या होगा? G7 की जो नीड्स है, आवश्यकताएं हैं, उसकी बात कर रहा है। और अगर ये आपका डज नीड है तो ये G7 का क्या है? सेंटेंस बन जाएगा यहाँ पे कि G7 को आवश्यकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, टू बी मोर ओपन। टू की दो वर्किंग होती है, टू एज ए मॉडल वर्क करता है और टू एज ए आपका प्रीपोजिशन वर्क करता है। डायरेक्शन को बताए तो एज ए प्रीपोजिशन वर्क करेगा की तरफ, और अगर ये मॉडल की तरफ वर्क करे इसका मतलब एक्शन को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो G7 की देखो दो चीजें हो सकती है, या तो नीड्स क्या है आपका? एक्शन है, तो एक्शन की फॉर्म में ट्रीट करें तो क्या होगा कि G7 जो ग्रुप है उसको आवश्यकता है टू बी मोर ओपन, ज्यादा ओपन होने के लिए, मतलब यहां पे आवश्यकता है। एक तो क्या है, दो सेंटेंस कैसे होंगे? एक तो है द G7 नीड्स, G7 को आवश्यकता है। दूसरा क्या है? द G7 शुड बी मोर ओपन, उसे ज्यादा ओपन होना चाहिए। विल बी मोर ओपन का मतलब ज्यादा ओपन होगा। तो यहां पे अपनी बात करें, डायरेक्ट अपनी बात करें, या फिर आप ऐसे यूज कर सकते हो, द G7 कैन बी मोर ओपन, और ज्यादा ओपन हो सकता है। तो कोई सा भी मॉडल आ सकता है। एबिलिटी को बताओगे तो मॉडल आपका आ जाएगा किस तरीके से? कैन का आ जाएगा। अगर आप पॉसिबिलिटी को बताते हो तो विल आ जाएगा। अगर आप एडवाइस दे रहे हो कि ऐसा उनको करना चाहिए, सजेशन दे रहे हो, तो वहां पे आपका शुड आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ये बोला गया है G7 को आवश्यकता है क्या करने की? ज्यादा ओपन होने की। तो आवश्यकता बता रहे हो, इसका मतलब सजेशन है। तो यहाँ पे दूसरा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? एक सेंटेंस बनेगा द G7 नीड्स, उसे आवश्यकता है। दूसरा क्या है? द G7 शुड बी मोर ओपन, ज्यादा ओपन होना चाहिए। तो नीड्स वाला जो सब्जेक्ट सेंटेंस है वो आपका अधूरा सा रह जाता है। द G7 नीड्स, किस चीज की आवश्यकता है? तो उसे आवश्यकता ही क्या है? ओपन होने की है। और जब आपका इस तरीके से एक्शन डिपेंड करे तब आप यूज करते हो मॉडल ऑफ कनेक्शन, समझ में आया? जो कि टू होता है तो वो कनेक्ट करता है उस एक्शन को। तो ओपन किसको होना है? बी मोर ओपन। ओपन फॉर्म में किसको होना है? G7 को। और आवश्यकता भी किसको है? G7 को। दोनों को कनेक्ट कर दिया तो मॉडल आया कनेक्शन का। अब यहां पे अपने बात करें तो अपने से बोल सकते हैं दोनों सेंटेंस सर, ऐसे भी तो बना सकते हैं, द G7 शुड बी मोर ओपन टू नीड। ये भी तो बन सकता है कि दो एक्शन आपके पास G7 के, एक तो क्या है? नीड का एक्शन है, एक आपका क्या है? बी मोर ओपन, बी ओपन का है। तो सर ये भी तो हो सकता है, दोनों में से किसी को भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते रैंडमली फॉर्म में। आपको कनेक्ट करने के लिए देखना पड़ेगा कि डिपेंड कौन सा है, पहले कौन सा है। जो पहले है वो मेन एक्शन की फॉर्म में वैसे आएगा, मेन सेंटेंस की फॉर्म में आएगा, मेन एक्शन की फॉर्म में नहीं, मेन सेंटेंस की फॉर्म में आएगा। और जो डिपेंडेड है, जो बाद में आना है, मतलब जो पहले होना है, जो बेस है, वो तो आपका आएगा मेन सेंटेंस की फॉर्म में। और जो बाद की एक्टिविटी जो उस पर डिपेंड होगी, या जो पहली एक्टिविटी होने के बाद दूसरी होनी है, जो दूसरी एक्टिविटी उस पहली वाले के होने के बाद होनी है, उसके लिए आप वो आएगा, वो कनेक्शन के साथ आएगा। तो यहाँ पे G7 को ओपन होना चाहिए, मतलब खुला होना चाहिए, सबके साथ मिलना चाहिए। नीड के लिए, नीड के लिए नहीं होगा। G7 को आवश्यकता है ओपन होने की, समझ में आई चीज? तो आवश्यकता क्या है? ज्यादा ओपन होने की, सबके साथ मिलने की, उसकी जरूरत बताइए। तो जरूरत है, पहली बात क्या है? जरूरत है। और क्या जरूरत है? ओपन होने की। दूसरी बात, अल्टीमेट गोल तो ओपन होना है, लेकिन जरूरत है, पहले बेस क्या है? जरूरत क्या होने की? ओपन होने की। समझ में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये वर्क करता है आपका कनेक्शन वाला मॉडल, कैसे आपके एक्शंस जो आपके होते हैं वो कनेक्ट होते हैं।
तो आपको देखना है कि दोनों में से एक को तो बनाना पड़ेगा आपको मेन सेंटेंस और एक को कनेक्ट के फॉर्म में लेना पड़ेगा। एक से ज्यादा भी कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन एक मेन सेंटेंस होना चाहिए। G7 को आवश्यकता है ज्यादा ओपन एंड लेस एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है चीजों को शामिल करना, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है एक दो विशेष भी होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब ये भी होता है उनको क्या करना, सेपरेट करना, अलग रखना। तो यहाँ पे अलग रखने का है मतलब उसे ज्यादा ओपन होना चाहिए, मतलब सबके साथ जुड़ना चाहिए, ना कि अलग रहे, मतलब अदर्स को अलग रखना। एक्सक्लूसिव का मतलब एक लिमिटेड जो आपका ग्रुप है उसी के साथ रहते हैं, अदर्स को वो दूर रखते हैं, अपने से अवॉइड करते हैं, वो वाला केस। तो एक्सक्लूसिव उसको कम होना चाहिए। तो एंड का रिफ्लेक्शन अपनी बात करें तो यहां से बी के बाद से क्या कि G7 नीड्स, उसे आवश्यकता है ज्यादा ओपन होने की और कम एक्सक्लूसिव होने की। बी एक्सक्लूसिव, लेस एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो ये हो गया। इनमें किसमें, इन एन यूज हुआ, इसका मतलब वोवल साउंड आना चाहिए। इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली बोलते हैं वैसे अपने, लेकिन रियल प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इंक्रीजिंगली बोलते हैं इसको। तो इन एन इंक्रीजिंगली का मतलब क्या है, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ती हुई फॉर्म में। उसके बाद में ई की साउंड है, इसका मतलब एन आएगा, ए नहीं आएगा। इंक्रीजिंगली इंटरलिंक्ड वर्ल्ड, इंटरलिंक्ड का मतलब जो आपस में जुड़ा हुआ जो वर्ल्ड है, बढ़ता हुआ। तो वर्ल्ड कैसा है, इंटरलिंक्ड, और इंटरलिंक्ड कैसा है, इंक्रीजिंग फॉर्म में, ज्यादा फॉर्म में जुड़ा हुआ है। दुनिया बढ़ी हुई नहीं है, वर्ल्ड के लिए इंक्रीजिंगली यूज नहीं हुआ। इंक्रीज्ड वर्ड होता तो वर्ल्ड होता तो अलग बात होती, ठीक है, बड़ा हुआ वर्ल्ड, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। तो आप खुद से इसे चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा कि ये एडजेक्टिव आना चाहिए या एडवर्ब आना चाहिए। आपको पता है जब फर्स्ट टाइम क्वालिटी बताते हैं, किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं तो एडजेक्टिव आता है, लेकिन जब क्वालिटी ऑफ क्वालिटी बताते हैं तो एडवर्ब आती है। तो वही वाला मेथड अपना, कोई चीज कैसी है तो एडजेक्टिव है, और कोई चीज कैसी है और वो कैसी है ना तो एडवर्ब है। फिर कैसी, वैसी, ऐसी, वैसी कुछ भी चले, वो सारी की सारी क्या रहेगी, आपकी एडवर्ब रहेगी। ये चीज आप लोगों को क्लियर आई थिंक, समझ में आप लोगों के। तो ये आपकी क्या है, अब आपको चेक करना किसके लिए यूज हुआ है। अगर ऐसे बोले कोई चीज कैसी है और कैसी है, उसके बारे में एक और बात करें कि वो ऐसी 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 ऐसी, तीन चार ऐसी वैसी है वो, ठीक है, तो वो क्या है, सारे के सारे एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अपने बात करें कोई भी बात करें, ए लॉन्ग अमेरिकन बैग, इस तरीके से, तो अमेरिकन है, लॉन्ग है, ठीक है। एक अपने बात करें ब्लैक लॉन्ग गाउन ड्रेस, ए ब्लैक लॉन्ग ड्रेस, ए लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, ए लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, इस तरीके से अपने यूज करें तो लंबी भी ड्रेस है और ब्लैक भी ड्रेस ही है। समझ में आ रही है चीज, तो वो वाला केस है, समझ में आ रहा। तो मतलब अगर नाउन के लिए यूज होगा तो वो क्या होगा, बार बार आपका क्या होगा, एडजेक्टिव यूज होगा। लेकिन यहां देखते हैं कि दुनिया बढ़ती हुई है, वो इंटरलिंक्ड, जो दुनिया इंटरलिंक्ड है मतलब आपस में जुड़ी हुई है, वो जुड़ाव बढ़ा हुआ है। तो जुड़ाव बढ़ा हुआ है इसका मतलब क्या है, आपका इंटरलिंक्ड के लिए यूज है। तो दुनिया कैसी है, इंटरलिंक्ड, और इंटरलिंक्ड कैसा मतलब कैसा कैसा है, तो एडवर्ब यूज होगी। अगर यहाँ पे अपने नीड्स की बात करें तो यहाँ नीड्स अब नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि आगे उसके लिए कोई सेंटेंस नहीं, नाउन होता उसके लिए आगे प्लूरल टाइप का कोई सेंटेंस होना चाहिए था। इसका मतलब नीड्स आपका डज नीड ही है, सेंटेंस मतलब खुद ही क्या है, एक्शन की फॉर्म में यूज हुआ है। तो अपने जो लिया था वो बिल्कुल करेक्ट लिया था। तो बात क्या कर रहा है कि G7 को आवश्यकता है ज्यादा ओपन और कम एक्सक्लूसिव होने की, एक किसमें, इंटरलिंक्ड वर्ल्ड में, जो मिली हुई दुनिया उसमें उसको एक्सक्लूसिव नहीं होना, उसको इंक्लूसिव होना, मतलब सभी लोगों को, मतलब जो G7 में जितनी 7 कंट्रीज है ओनली उसी से उसको मतलब नहीं होना चाहिए, सभी को साथ में लेकर चलना, इस तरीके से बात की। तो चलते हैं एडिटोरियल पे, स्टार्ट करते हैं। यहां पे ये क्या बोल रहे हैं, द G7 समिट, G7 समिट पिक्चर बननी चाहिए, G7 समिट दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो सम्मेलन दिखाई दे रहा है। 8 लोकेशन बताइए, कार्बिस बे, कार्बिस बे ये यूके के अंदर एक विलेज है, गांव है। आप सर्च करना गूगल पे, बड़ा ही शानदार, मतलब सी शोर पे बसा हुआ है, ओशन के किनारे है ये, और बड़ा ही शानदार मतलब गांव है। आप देखोगे तो वहां पे लिखा आएगा विलेज ऑफ यूके, यूके का एक विलेज है, और देखना गांव कैसा है, अपने शहर फेल है उसके आगे, ऐसा गांव है, ठीक है। तो वो एक बार चेक कर लेना चाहिए आप। तो कार्बिस बे, वहां पे G7 मतलब गांव में भी G7 का समिट हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल का, सोचने वाली बात है। और अपने गांव में देखना एक, ठीक है, द G7 समिट जो है 8 कार्बिस बे, कार्बिस बे का मतलब लोकेशन बताई है उस जगह पे, वो बे बना हुआ है, खाड़ी वगैरह जो वहां पे है। सेंट आउट, अब सेंट आउट V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है। फर्स्ट वर्किंग क्या देखते हैं अपने, V2 देखते हैं। V2 का मतलब डिड सेंड होगा, तो डिड सेंड होगा, सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं। 8 कार्बिस बे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बीच में यूज किए, वैसे भी कार्बिस बे को क्या खा गया, 8 खा गया। तो G7 समिट है, तो G7 समिट ने क्या किया, सेंट आउट किया, भेजा, क्या भेजा, बाहर की तरफ भेजा, मतलब सब की तरफ भेजा। क्या भेजा, देखते हैं। सेंट आउट का तीर लगा किस पे, 2 वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस,
तो ये आपका सेंट आउट V2 ही है, क्योंकि सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। एक सेंटेंस तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा एक मॉडल के फॉर्म में, क्योंकि एक मेन सेंटेंस तो होना ही चाहिए, बेस सेंटेंस, और बेस सेंटेंस में आपको पता है एक्शन होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। बेस सेंटेंस बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, तो V2 है, V3 है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें G7 समिट जो है उसने 2 बड़े मजबूत क्या भेजे, मैसेजेस भेजे। एक चीज आपने नोट डाउन की यहाँ पे, कितने दिनों के बाद फर्स्ट टाइम एक लाइन का बोले तो मतलब एक या एक से थोड़ी सी ज्यादा, एक लाइन ही बोलोगे इसको, एक लाइन का सेंटेंस आया। कितने टाइम बाद एक लाइन का सेंटेंस आया, अदरवाइज सेंटेंसेस आते थे इतने बड़े बड़े, पूरा पैराग्राफ एक सेंटेंस आता था, मतलब बिल्कुल इजी सा छोटा सा सेंटेंस आया है। ठीक है, चलते हैं आगे। बात क्या कर रहे हैं, द फर्स्ट, पहला, वॉज, फर्स्ट क्या सर, फर्स्ट। अब बहुत सारे, एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको बोला जाता है कि फर्स्ट क्या होता है, एक तरीके से एडजेक्टिव होता है, यही होता है ना, फर्स्ट मैन, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट रैंक। तो फर्स्ट क्या होता है कि किसी नाउन के लिए यूज होता है, ऐसा आपको रूल्स में बताया जाता है, बताया जाता होगा, है, आप बता देना अगर बताया जाता है, क्योंकि मुझे तो इन चीजों का पता नहीं है, मैं तो स्टूडेंट से सुनता हूं तभी मुझे पता लगता है क्या क्या बताया जाता है। और कई बार बाई चांस किसी फैकल्टी की कोई वीडियो वगैरह सामने आ जाती है तो मुझे पता लग जाता है कि क्या खिचड़ी पक रही है वहां पे। तो द फर्स्ट वॉज का सब्जेक्ट फर्स्ट, तो फर्स्ट सब्जेक्ट कैसे बना और द कैसे लेगा जब फर्स्ट आपका नाउन होता ही नहीं है, समझ में आई चीज। तो फर्स्ट जब नाउन नहीं होता, फर्स्ट नाउन होता है क्या, फर्स्ट नाउन नहीं होता, तो फिर वॉज कैसे लगा, सब्जेक्ट कैसे बना, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए तो नाउन होना चाहिए ना प्रॉपर, और द भी नाउन के लिए यूज होता है, तो ये कैसे हुआ, ये चीज बताओ मुझे। तो यहाँ पे जो चीजें चलती है, आजकल की जो इंग्लिश चलती है वो रूल्स पे नहीं चलती। मैं फिर से बता दूं, हर बार बोलता हूं आपको, आजकल की जो इंग्लिश है वो सेंस पे चलती है, और जो आजकल की इंग्लिश है वो रियल इंग्लिश है। पहले अपने ऐसे ही ये था कि हाँ इंग्लिश कोई लैंग्वेज होती है तो उसको सीख लेते हैं, उसके लिए रटने के लिए अपने रूल्स वगैरह तैयार कर लिए थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इंग्लिश जो होती है वो रियल में आपकी फीलिंग्स होती है, लैंग्वेज आपकी फीलिंग्स को शो करती है। अब फीलिंग का मतलब ये नहीं है कुछ भी फीलिंग ले लो, आधा अधूरा सेंटेंस छोड़ दो, सर मुझे तो ऐसी फीलिंग आई थी, मतलब फीलिंग भी एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, समझ में आ रही है चीज, तो उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो जो आपका ये, आप ऐसे बोल सकते हो इस फर्स्ट को आप वो वाला केस बोल सकते हैं अपने ई बर्डन वाला, या फिर ई बर्डन नहीं बोलेंगे, ई रिफ्लेक्शन बोल सकते हो आप। ये रिफ्लेक्ट ले रहा है कहां से, पिछले वाले सेंटेंस से। ऐसे 2 मैसेजेस थे, उनमें से फर्स्ट मैसेज, रियल में अगर अपने सेंटेंस देखें तो रियल में ये सेंटेंस आपका क्या है, आप बिल्कुल सही है ना, सब्जेक्ट बनेगा तो नाउन बनना चाहिए, लेकिन रियल में यहाँ पे वो नाउन दिखाई नहीं दे रही। रियल में अगर अपने बात करें तो यहाँ पे द फर्स्ट मैसेज वॉज, और ये एरर नहीं होगी, ध्यान रखना, एरर नहीं होगी ये, द फर्स्ट यूज किया तो भी द फर्स्ट मैसेज, दोबारा से यूज करने की जरूरत नहीं होती, रिडंडेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, दोबारा उसी चीज को आप यूज मत करो जब वो डायरेक्ट आपको पता लग रहा है उस चीज से। ठीक है, द फर्स्ट वॉज पहला था, क्या था, फर्स्ट वॉज ड्रीवन, था नहीं, ड्राइव किया गया। अपने देखो वॉज पढ़ा, ऐसे पढ़ा कि द फर्स्ट वॉज पहला मैसेज क्या था ये बताएगा, लेकिन इसने बोला है ड्रीवन, ड्राइव किया गया, दिया गया, बताया गया, प्रेरित किया गया, किसी के द्वारा होगा। तो पहला जो मैसेज है वो ड्रीवन बाय, किसके द्वारा, बाय द यूनाइटेड स्टेट के न्यू प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जोसेफ बाइडन, जे बाइडन के द्वारा दिया गया। तो पहला जो था वो ड्राइव किया गया, बताया गया, मतलब ड्राइव किसी के उकसाया गया, प्रेरित किया गया, मतलब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन के द्वारा लाया गया। एंड, और एंड का रिफ्लेक्शन देखेंगे अपने, ठीक है, एंड हिज वाव का मतलब होता है उसका जो शपथ है, प्रतिज्ञा है, वादा है, हिज वाव, दैट को 3 वर्किंग होती की जो वह। एंड का रिफ्लेक्शन आप देखना हो तो अभी देखेंगे, लेकिन एक बार अपने अभी देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहां से लेकर, द से लेकर, द यूनाइटेड स्टेट्स न्यू प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन, ये तो एक ही नाम है। तो एंड लाने के लिए एंड को कम से कम एक तो क्या चाहिए, उसको कम से कम एक तो लेना ही पड़ेगा साथ में, जिसको वो जोड़ेगा। ठीक है, तो यहां से पहला रिफ्लेक्शन देखेंगे तो पहला रिफ्लेक्शन यहां से जाएगा। तो यहां से आप 2 पार्ट में आपको बताया गया है कैसे डिवाइड करना है, एक सेंटेंस ऐसे एक बन जाएगा, दूसरा सेंटेंस अलग बन जाएगा। तो पहला सेंटेंस है वो तो एंड से पहले तक का रहेगा, और सेकंड जो सेंटेंस दूसरा जो आप चेक करें वो एंड के बाद का सेंटेंस रहेगा। पहले वाला वो तो ऑलरेडी सही है, उसको चेक करने की तो जरूरत है नहीं, यहाँ पे एरर में बाद की बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जरूरत है नहीं। मेन जो रिफ्लेक्शन ढूंढना है अपने को एंड का, कि एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढना है, इसका मतलब ये जो एंड के बाद की बात है वो कहां कनेक्ट हो रही है, पॉइंट उससे है। तो जब पॉइंट उससे है तो उसी सेंटेंस पे फोकस करना है। ठीक है,
तो देखते हैं कैसे बनेगा सेंटेंस। द फर्स्ट वाज ड्रीवन बाय हिज वाव, पहला उसके ड्रीवन किया गया मतलब प्रेरित किया गया, मतलब उसको वैल्यू दी गई किसके द्वारा, हिज वाव, उसकी शपथ के द्वारा लाया गया, उसको मजबूत बनाया गया। तो हो सकता है बाय के बाद बिल्कुल सही है। अगर मैं यहां पे रिफ्लेक्शन देखूं एंड का, तो द फर्स्ट वाज ड्रीवन हिज वाव, पहले ने ड्राइव किया उसकी वाव को। हाँ ठीक है सर, उसकी वाव है, उस पे वो तीर लग जाएगा, लेकिन उसके ऊपर अगर तीर लगेगा तो उसके ऊपर तीर लगने के लिए क्या करोगे आप, तीर तभी लगेगा ना जब वो एक्टिव फॉर्म में हो, आगे की तरफ तीर छोड़े। लेकिन यहां पे जो आपने देखा है वो ड्रीवन, तो डिड बी ड्रीवन है, ड्रीवन फॉर्म में खुद है वो, तो पैसिव फॉर्म है। पैसिव में करवाऊंगा आपको आगे क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो यहां पे जो मैं बात करूं तो ये बैक रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब ये पैसिव है, आगे की तरफ एक्शन जा ही नहीं रहा। अगर ऐसे होता तो फर्स्ट ड्रू या अपने बात करें ड्राइव्स, द फर्स्ट ड्राइव्स, इस तरीके से अगर अपने बात करें तो आगे तीर जाता, लेकिन ये तो पैसिव फॉर्म है। वॉज ड्रीवन का मतलब बी ड्रीवन फॉर्म में है, इसका मतलब खुद ड्रीवन फॉर्म में है, इसका मतलब आगे तीर नहीं जा रहा, तो यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। वॉज के बाद देखना, वॉज हिज वाव, द फर्स्ट वॉज हिज वाव, फर्स्ट वॉज ड्रीवन, अजीब सा हो गया ना, पहला उसका शपथ था, पहला मैसेज उसकी शपथ थी, पहला ड्राइव किया गया मैसेज, तो पहला मैसेज किसी के द्वारा, जो बाइडेन के द्वारा ड्राइव किया गया या उसकी शपथ थी। अगर शपथ थी तो ड्राइव कैसे किया, मतलब अजीब सा हो गया ना, तो ये भी नहीं बनेगा। फर्स्ट के बाद में हो नहीं सकता, द फर्स्ट हिज वाव, पहला उसकी प्रतिज्ञा, दो नाउन एक साथ ऐसे अजीब तरीके से आगे, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, ये फर्स्ट वाव तो हो सकता है, पहली प्रतिज्ञा ऐसे हो सकता था, लेकिन फिर ये फर्स्ट जो ऑलरेडी इसका सब्जेक्ट बन रहा है, इसका सब्जेक्ट फर्स्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट बिल्कुल सेपरेट है, तो ऐसे दूसरी नाउन उसके पास में ला नहीं सकते, क्योंकि नाउन लाने से क्या होता है, वो बर्डन पास करके एडजेक्टिव बनने की कोशिश करता है, और यहां बन भी नहीं पाएगा क्योंकि हिज भी है, तो अजीब सा हो जाएगा, सेटिस्फाई कहां से करोगे। तो आप बनाकर देख लेना नोटबुक के अंदर, सेंटेंस नहीं होगा सेटिस्फाई। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन यहीं से है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट मैसेज है, दोबारा से अपने रफ करके देखें, जो फर्स्ट मैसेज आपका है वो ड्राइव किया गया किसके द्वारा, एक तो जो बाइडेन के द्वारा, जोसेफ बाइडेन के द्वारा, और शॉर्ट में जो बाइडेन बोलते हैं इसको, एक तो जोसेफ बाइडेन के द्वारा, और दूसरा मतलब एक जो मैसेज है वो ड्राइव किया गया किसके द्वारा, जोसेफ बाइडेन और उसकी शपथ वादे के द्वारा, ठीक है। तो एंड का रिफ्लेक्शन डायरेक्ट पता लग गया, बाय के बाद है। पता लगा कैसे रिफ्लेक्शन ढूंढना होता, फिर भी ना मिले तो पूरा सेंटेंस पढ़ लिया करो, मीनिंग लेने से पता लग जाए कहां से रिफ्लेक्शन। दैट की 3 वर्किंग की जो वह है, वैसे भी इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको अलग से मार्क करके, इंपोर्टेंट मार्क करके उसने अलग कर दिया, इसको की तरह पढ़ेंगे एक बार। उसकी प्रतिज्ञा, उसकी वादा की क्या है, अमेरिका इज बैक, अमेरिका बैक, अमेरिका इज बैक, अमेरिका वापस आ चुका है, टू टेक कंट्रोल, आने का पर्पज, अमेरिका देखो इज बैक, यहां पे अमेरिका बैक है, इस पॉइंट पे बैक हुआ है, वापस आया है, टू टेक कंट्रोल, इस पॉइंट से आगे कंट्रोल करेगा। तो अमेरिका इज बैक टू टेक कंट्रोल, दो एक्शन किसके हैं, दोनों एक्शन अमेरिका। देखो जब इंफिनिटिव यूज होता है तो जिसके लिए यूज होता है उसी का एक्शन होता है, ये आपका काम करता है किसमें, 2+V1 वर्सेस 2+ वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। वर्ब की आईएनजी फॉर्म में जो एक्शन होता है टू के बाद में, उसमें तो वो डायरेक्शन देता है, वो उसके साथ जुड़ता है, तो वो एक्शन पे अधिकार यूनिवर्सल वे में उस पर्सन का अकेले का नहीं, बहुत सारों का होता है, उससे भी अलग किसी पर्सन का अधिकार भी उस पे होता है, एक या एक से ज्यादा और भी हो सकते हैं, अकेले का अधिकार नहीं है। लेकिन 2+V1 जो होता है वो उसी का एक्शन होता है और किसी का नहीं होता। तो ये जो एक्शन है वो किसका, अमेरिका का है। अमेरिका इज बैक, अमेरिका टेक्स द लीड, अमेरिका क्या करेगी, बैक है, और अमेरिका क्या करेगा, लीड लेगा, ठीक है, विल टेक लीड, तो दोनों एक्शन उसके हैं, तो उसी के दोनों बातें हैं। इस बैक ये खुद का सेंटेंस है, और जो ये दूसरा एक्शन है टेक वाला वो भी अमेरिका का है, उसी के एक्शन को कनेक्ट किया, तो मॉडल ऑफ कनेक्शन, अमेरिका इज बैक टू टेक द लीड, अमेरिका बैक है, वापस है, क्या वापस आया है, क्या करने के लिए, टेक द लीड, नेतृत्व करने के लिए, ऑन पर ग्लोबल चैलेंजेस पर। तो लीड किस पर लेनी है, उसको लीड करना है, आगे नेतृत्व करना, उसके ऊपर काबू करना है, किस पे, ग्लोबल चैलेंजेस जो चुनौतियां हैं उसके ऊपर। तो मतलब क्या निकला, सेंटेंस ये थोड़ा सा बड़ा था। फर्स्ट जो ड्राइव किया गया मैसेज वो एक तो क्या, जोसेफ बाइडेन और उसकी प्रतिज्ञा के द्वारा, प्रतिज्ञा क्या थी कि अमेरिका इज बैक, अमेरिका वापस आ चुका है लीड लेने के लिए, ग्लोबल चुनौतियों को क्या मात देने के लिए, इस तरीके से उसने बात की है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। द G7 कमिटमेंट, जो G7 एक बार मैं रफ करूं, द G7 कमिटमेंट, जो G7 का कमिटमेंट है, वादा है, प्रतिज्ञा है, टू डोनेट, क्या करने की, डोनेट करने की, वही टू आपका मॉडल वर्क कर रहा है,
ठीक है, टू डोनेट का मतलब दान करने के लिए, तो ये आप देख लेना कैसे कर रहा है। कमिटमेंट का पर्पज क्या है, डोनेट करना। तो G7 का जो कमिटमेंट है वो क्या करने के लिए, G7 का कमिटमेंट ही डोनेट करेगा, उस कमिटमेंट से उसका डोनेशन होगा। तो आपको इन्फिनेटिव पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक तो क्या करो, आप उसको देखो, किस तरीके से देखोगे, एक तो आप उसको मतलब यहाँ पे यूज करो कमिटमेंट को, किस तरीके से, कमिटमेंट को एक तो आपको यूज करना है, कमिटमेंट को, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बिजी हो गया था, कुछ मैसेजेस वगैरह आ गए तो फ्लाइट मोड पे डालना भूल गया था मोबाइल को, ठीक है। तो यहाँ पे आप या तो इन्फिनिटिव को देखो, एक तो आप उसका तरीका देखना है क्या, कि वो आगे के एक्शन को कनेक्ट करना, एक तरीके से ऐसे वर्किंग देखते हैं उसकी, और दूसरे तरीके से दैट की वर्किंग अपने देखते हैं की जो वह है, और दूसरी वर्किंग इन्फिनिटिव की देखते हैं कैसे, पर्पज की फॉर्म में। तो जो भी सेटिस्फाई हो, इसका मतलब इन्फिनिटिव आपका वहां पे बिल्कुल प्रॉपर वे में यूज हुआ है, सेटिस्फाइड फॉर्म में। डोनेट 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन, तो कमिटमेंट है क्या करने का, प्रदान करने का, क्या 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन टू पुअरर कंट्रीज। अब पहले वाला 2 है, उसके बाद एक्शन है, इसका मॉडल वर्क कर रहा है, डोनेट करने का पर्पज है, मतलब दान करने का पर्पज है, और दूसरा जो 2 है आपका, वो क्या कर रहा है, दान किसकी तरफ करना है, किसको देना है, ये वैक्सीन किसको देनी है, वैक्सीन आप लोगों ने देनी है किसको, पुअरर कंट्रीज को, पुअरर का मतलब जो ज्यादा गरीब है उन देशों को। तो ये 2 जो आपका है वो डायरेक्शन की तरफ वर्क कर रहा है, इसका मतलब प्रिपोजिशन की तरफ वर्क कर रहा है। दोनों 2 अलग अलग है, दोनों जुड़वा भाई है, ठीक है, दोनों की वर्किंग अलग होती है, दिखने में एक जैसे होते हैं। एंड और जो क्या, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स है उनको नहीं पता होता कि 2 इस तरीके से कैसे, वो 2 को एज ए प्रीपोजिशन वर्क करते हैं, तो उनके ये समझ में नहीं आता कि 2 ऐसे नाउन के लिए यूज होता है, एक्शन के लिए 2 कैसे यूज हो जाता है, ये आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, 2 एज ए मॉडल भी वर्क करता है, एक और वर्किंग होती है 2 की, ठीक है। तो ये वर्किंग आप लोगों को आनी चाहिए, डायरेक्ट रूल से आप कभी नहीं कर पाओगे। बस ये रटा होता है 2 के पास बाद में क्या आता है, V1 आता है, बस एक्शन आता है तो V1 आता है, उसमें भी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि 2 के बाद में वर्ब की ING भी आ जाती है। और क्यों आती है, वो रीजन क्या है, 2 की वर्किंग के कारण। 2 एज ए मॉडल वर्क करेगा तो V1 आएगा, और अगर 2 आपका एज ए प्रीपोजिशन वर्क करेगा तो ING आएगा। तो वर्किंग क्लियर होनी चाहिए ना आप लोगों को, तो वर्किंग इंपॉर्टेंट है, रूल से गड़बड़ हो जाएगी। एंड टू इन्वेस्ट, और क्या करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, अपने बात करें तो निवेश करने के लिए, $12 ट्रिलियन इन देयर कंबाइंड पैंडेमिक, उनका जो कंबाइंड, देयर का मतलब जो कंट्रीज है उनकी बात करें G7 वाली, ठीक है, देयर कंबाइंड पैंडेमिक, मतलब G7 वाली कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, कंबाइंड पैंडेमिक रिकवरी प्लान है ना, रिकवरी किसकी करनी है, पुअरर कंट्रीज की, तो ये देयर यूज है आपका पुअरर कंट्रीज के। देखो मैंने पहले G7 की कंट्रीज के लिए पढ़ा देयर, ठीक है, जैसे ही मैं आगे थोड़ा सा पैंडेमिक रिकवरी मुझे जैसे दिखाई दिया तो मैं जल्दी से घूम गया वहीं से अपनी बात से, ठीक है, और कहां चला गया, पुअरर कंट्रीज पे, क्योंकि रिकवरी किसकी की जा रही है, पुअरर कंट्रीज की जा रही है। तो समझ पा रहे हो ना किस तरीके से रिफ्लेक्शन लेने होते हैं, सेंटेंस पढ़ोगे वैसे ही आपको चीजें क्लियर होती जाएगी, कौन किसके लिए यूज है। पहले गलत पढ़ोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रियल में किसके लिए यूज है। इसके लिए आपका चमका हुआ होना चाहिए, शानदार वाला, ठीक है, और वर्किंग क्लियर होनी चाहिए। देयर कंबाइंड का मतलब मिली हुई जो पैंडेमिक रिकवरी प्लान है, उस प्लान की बात कर रहा है, उस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए। तो एंड का रिफ्लेक्शन मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दूं आप लोगों को, तो कमिटमेंट के बाद से आपका जाएगा। तो G7 का कमिटमेंट एक तो डोनेट करने का, दूसरा इन्वेस्ट करने का। तो आप चेक कर लेना, अभी मैंने बताया था एंड को कैसे, रिफ्लेक्शन को कैसे ढूंढा जाता है, तो इस तरीके से आपको ढूंढना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहां पे आप इनको यूज करना, क्योंकि एक टाइप से होमवर्क भी होता है, आपको खुद से भी कुछ करना होता है। डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स का मतलब डज डिपेंड, सब्जेक्ट ढूंढने चलो जल्दी चलते हैं। रिकवरी प्लान को, जो देयर कंबाइंड पैंडेमिक रिकवरी प्लान है, एक नाउन हो गया, इनको तो खा गया इन। 12 ट्रिलियन को क्या खा गया, इन्वेस्ट खा गया। 12 ट्रिलियन को क्या खा गया, इन्वेस्ट खा गया, इन्वेस्ट का तीर लग गया, नाउन ही बनेगा सब्जेक्ट तो। पुअर कंट्रीज को 2 खा गया, ठीक है। 1 बिलियन कोरोना वायरस को क्या खा गया, डोनेट का तीर लग गया, ठीक है। तो पहले वाला जो 1 बिलियन है ना, वो 1 बिलियन आपके पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, रुपीज नहीं है, मतलब अपने बात करें करेंसी नहीं है, ठीक है, मनी नहीं है, वो वैक्सीन। और सेकंड वाला डॉलर यूज हुआ, इसका मतलब वो $12 ट्रिलियन पेमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, वहां पे वो मनी की बात कर रहा है। समझ में आ रही चीज, तो दोनों अलग अलग है, वो वैक्सीन के लिए। डोनेट का तीर लग गया वैक्सीन को, ठीक है। कमिटमेंट सब्जेक्ट अकेला बचा हुआ था, कमिटमेंट सब्जेक्ट है, तो डिपेंड्स का कमिटमेंट क्या है, सब्जेक्ट है। तो जो वादा है, एक तो डोनेट करने का और दूसरा इतनी पेमेंट देने का, वो वादा डिपेंड करता है ऑन यूएस कमिटमेंट्स, यूएस के कमिटमेंट्स, वादों पर, फॉर ए लार्ज पार्ट, एक बड़े पार्ट के लिए, यूएस के कमिटमेंट्स पे, क्योंकि यूएस बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो
ज्यादातर उसका डिपेंड करता है यूएस पे। सभी कमिटमेंट कर रहे हैं G7 वाले, लेकिन ज्यादा डिपेंड करता है यूएस वाले पे, बड़ा पार्ट यूएस पे डिपेंड करता है। ये बात इसने बोली है। कंप्लीट फॉर्म में जल्दी से इसको रीड आउट करिए। तो क्या बोलना चाहता है ये कि G7 समिट जो कार्बिस बे पे हुआ, उसने दो मैसेज, बड़े बड़े मैसेज दिए। पहला जो ड्राइव किया गया प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन और उसके वाओ के द्वारा, मतलब ड्राइव किया गया, मतलब वहां से उनको हिंट मिला, पहले मैसेज का स्ट्रॉन्ग मैसेज वहां से आया, उसकी जो प्रतिज्ञा उससे कि अमेरिका वापस आ चुका है क्या करने के, ग्लोबल चैलेंजेस पे लीड करने के लिए। G7 का जो कमिटमेंट है, एक तो देखो 1 बिलियन वैक्सीन को डोनेट करने का पूरे कंट्रीज को, दूसरा उनकी जो पेंडेमिक रिकवरी प्लान है, रिकवरी उभरने का जो प्लान है, उसमें $12 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने का, वो डिपेंड करता है यूएस कमिटमेंट्स पे बड़े पार्ट के लिए। अगर अपने बात करें तो G7 का कमिटमेंट मतलब सभी 7 कंट्रीज का जो क्या है, G7 के जितने भी कंट्रीज ग्रुप में हैं, उन कंट्रीज का जो कमिटमेंट है वो डिपेंड करता है मोस्टली किस पे डिपेंड करता है, यूएस के कमिटमेंट पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसको थोड़ा स्पीड में रीड आउट करेंगे। द स्पेशल कम्युनिक, जो स्पेशल कम्युनिक का मतलब होता है आपका विज्ञप्ति, सूचना, सरकारी सूचना वगैरह। जो स्पेशल कम्युनिक है, सूचना आई है वहां पे, ठीक है, स्पेशल टाइप की। ऑन पर किस पे, ओपन सोसाइटीज पे, जो ओपन सोसाइटीज होती है उसके ऊपर जो कम्युनिक आया है फॉर द G7 आउटरीच, G7 के आउटरीच के लिए। आउटरीच का मतलब क्या, पहुंच के लिए। एंड द इन्विटेशन, और जो इन्विटेशन है, एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढेंगे यहाँ पे। एंड मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, मैंने बता रखा है किस तरीके से ढूंढना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अब मैं, अब स्पीड में चलूंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। फर्स्ट में मैं पूरा डिटेल में बताता हूं, फिर आप जिस तरीके से मैं डायरेक्ट आपको बताऊं, फिर आपको ढूंढना है टेलीग्राम पे जाकर क्या करना है, पीडीएफ में जाकर इसको ढूंढना है खुद से, ठीक है, 1 बाय 1, जिस तरीके से मैंने पहले स्टेप बताया था ना, उस तरीके से एक करते हुए आपको फाइंड आउट करना है इसको। तो खुद से करने के लिए ये सारी चीजें। द इन्विटेशन टू फेलो डेमोक्रेसीज किसकी तरफ है, अब यहाँ 2 है, आपका क्या हुआ है, फेलो डेमोक्रेसी का मतलब साथी, तो उनकी तरफ डायरेक्शन दे रहा है। तो प्रीपोजिशन टू फेलो डेमोक्रेसीज, जो कि क्या है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका आर ऑल्सो एन एक्सटेंशन। वो क्या एक एक्सटेंशन है, विस्तार है ऑफ उसकी, ऑफ हिज स्टेटेड कमिटमेंट, उसका जो स्टेटेड कमिटमेंट बोला गया, जो कमिटमेंट है उसका एक विस्तार है। तो यहां पे आर का सब्जेक्ट ढूंढने चले तो क्या होगा, फेलो डेमोक्रेसीज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वो तो उनका एग्जांपल एक टाइप से, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका, ये तो 2 के साथ चले गए। इनविटेशन अगर सब्जेक्ट बने तो इज आना चाहिए था। आउटरीच G7 का उसको 4 खा गया, ओपन सोसाइटीज को ऑन खा गया। कम्युनिक आना था तो वो भी इज आना चाहिए था। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, द स्पेशल कम्युनिक एंड द इनविटेशन, ये 2 चीजें इसका सब्जेक्ट है। डायरेक्ट रिफ्लेक्शन मिल गया अपने एंड का रिफ्लेक्शन कहां से है, स्टार्ट से है, द से पहले है। क्लियर हो गया ना। तो स्पेशल कम्युनिक और जो आपका इनविटेशन है, आमंत्रण है, वो भी क्या है, और ऑल्सो वो भी एक एक्सटेंशन है। एक एन यूज हुआ, इसका मतलब बाद में एक्सटेंशन, वोवल साउंड है इसलिए यूज हुआ है। वो एक एक्सटेंशन है उसकी स्टेटेड कमिटमेंट, जो वादा है उसने किया है, जो स्टेटेड बोला गया, बताया गया, उसका क्या है, एक विस्तार है। टू की 2 वर्किंग आएगी, कन्वीनिंग मतलब वर्ब की आईएनजी आ गया, आपका वर्ब की आईएनजी। ए डेमोक्रेसी समिट दिस ईयर, इस साल डेमोक्रेसी समिट जो सम्मेलन है उसकी कन्वीनिंग का मतलब आयोजन करना, उसकी तरफ। तो कमिटमेंट वादा है किसकी तरफ, आयोजन की तरफ वादा है, आयोजन करने की तरफ। अगर कन्वीन होता तो उसका वादा है, जो जोसेफ बाइडेन का वादा है करने के लिए, तो मतलब वो खुद आयोजन करेगा। डेमोक्रेसी समिट है, सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा, अब यहां से पता लगेगा आपको, क्लियर होगा यहां पे। अगर यहां पे टू कन्वीन होता तो टू के बाद V1 होता है, तो वो एक्शन उसी का होता है जिसके लिए यूज हुआ है। हिज स्टेटेड कमिटमेंट का पर्पज क्या, कन्वीन करना। तो अगर वो खुद का होता, उसी का एक्शन होता, देखो 2+V1 होता है, इसका मतलब उस अकेले का अधिकार होता है जिसके लिए वो एक्स्ट्रा एक्शन आ रहा है। तो यहां से आपको क्लियर होगा 2+V1 वर्सेस 2+ING, वर्ब की ING। तो उसका वादा है, कमिटमेंट है क्या करने का, आयोजन करने का, डेमोक्रेसी समिट का। तो मतलब वो खुद अकेला ही डेमोक्रेसी समिट का क्या करेगा, आयोजन करेगा, सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो एक बात बताओ, सम्मेलन का आयोजन कोई कंट्री करेगी या बहुत सारी कंट्री मिलकर करती है, ये चीज मुझे बताओ। समिट कैसे होता है, समिट किसी एक कंट्री के एफर्ट से होता है, या समिट सम्मेलन में बहुत सारी कंट्री मिलती है, तो बहुत सारी कंट्रीज मिलती है ना। तो यहां पे मीनिंग क्या है, उसका वादा है, टू कन्वीनिंग, जो आयोजन करना है उसकी तरफ
उसका वादा है, मतलब उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा, उसके साथ जुड़ेगा। तो कन्वीनिंग का जो काम है, यूनिवर्सल फॉर्म में थोड़ी बात करें, एक डेमोक्रेसी समिट की जो कन्वीनिंग है, आयोजन होना है, आयोजन करना है समिट का, उसकी तरफ उसका कमिटमेंट है, मतलब वो उसकी तरफ जुड़ा हुआ है, डायरेक्शन को बता रहे हैं। क्लियर हुआ? अगर वो खुद आयोजन करता, खुद का ही आयोजन, मतलब खुद से वादा होता कि मैं खुद ही आयोजन करूंगा, तो आपका टू कन्वीन होता, लेकिन वो अकेला आयोजन नहीं कर सकता, एक कंट्री कोई आयोजन नहीं कर सकती, उसके लिए आपको बहुत सारी कंट्रीज को मिलकर समिट आयोजित किया जाता है। कोई भी समिट होता है, हाँ होगा एक कंट्री के अंदर, कोई भी कंट्री डेस्टिनेशन एक ही होगी उसकी, मतलब वहां पे जाकर, तो इसका मतलब वो नहीं आयोजन, वो होस्ट करती है, वो आयोजन नहीं करती, वो कंट्री होस्ट करती है। जैसे G7 का जो आपका समिट है, तो उसमें जो जितनी भी कंट्रीज उसके पार्ट हैं, वो सारी मिलकर क्या करती है, कन्वीन करती है, आयोजन करती है, उसका होस्टिंग को ये कंट्री करती है। क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ में आया? तो कन्वीनिंग का काम आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा डेप्थ में। समझ में आया? अगर यहाँ पे टू कन्वीन होता और एरर में आ जाता, तो ये आपकी एरर थी। अब यहाँ पे आपके रूल्स गए कि नहीं गए? रूल्स में क्या बोलते हैं, टू के बाद V1 आता है। सर टू के बाद V1 आता है इसलिए हमने सही किया, लेकिन टू के बाद V1 की करने के चक्कर में आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो जरूरी नहीं है टू के बाद, क्योंकि आपको यही लिखा जाता है टू के बाद में V1 आता है, ऐसा नहीं होता। टू के बाद में वर्ब की ING आपको देखना है, टू मॉडल एज ए मॉडल वर्क कर रहा है या टू एज ए प्रीपोजिशन। अगर एज ए मॉडल वर्क कर रहा है, इसका मतलब वहां पे V1 आएगा, क्योंकि मॉडल के बाद में तो एक्शन आता है, एक्शन V1 फॉर्म में ही होता है, मॉडल डिमांड करता है एक्शन की, असिस्टेंट होता है इसलिए। और टू एज ए प्रीपोजिशन वर्क करेगा तो उसके बाद में नाउन आएगा, तो नाउन आएगा तो एक टाइप से जेरेंड आ सकता है, वहां पे एक्शन का जेरेंड आएगा, तो ये जेरेंड फॉर्म है। समझे? तो कन्वीनिंग क्या है, यहाँ पे जेरेंड है। क्लियर हो आप लोगों को? समझ में आया? तो पूरी बात क्या बोल रहे हैं, अगर एक बार बाद में पढ़ेंगे, एक बार इसको आगे और पढ़ लेते हैं। इवन द स्लोगन भी फॉर द G7 के लिए जो स्लोगन है, नारा है, बिल्ड बैक, दोबारा तैयार करो, बिल्ड बैक बेटर, दोबारा तैयार करो, अच्छा, ज्यादा अच्छा तैयार करो, वॉज ए व्हाइट हाउस टर्म, वो एक क्या थी, व्हाइट हाउस टर्म थी। व्हाइट हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। वो एक टर्म थी किसकी, व्हाइट हाउस की। वॉज का सब्जेक्ट ढूंढने चले तो क्या होगा, स्लोगन मिल जाएगा डायरेक्ट। इवन स्लोगन भी, G7 के लिए जो स्लोगन भी था ना, बिल्ड बैक बेटर, दोबारा से अच्छा बनाने का, वो जो व्हाइट हाउस टर्म, वो क्या थी, एक व्हाइट हाउस टर्म थी टू डिक्लेयर, क्या करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, घोषणा करने के लिए, अमेरिकाज इकोनॉमी एंड जॉब्स रिकवरी प्लान, अमेरिका की इकोनॉमी और जॉब्स रिकवरी प्लान को डिक्लेयर करने, एंड का रिफ्लेक्शन डिक्लेयर के बाद, उसकी घोषणा करने के लिए, उसको बताने के लिए। तो ये वो एक व्हाइट हाउस टर्म थी, मतलब अमेरिका की टर्म थी। तो याद कर लेना भाई, आपके जीके के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, आपके करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है कि G7 का स्लोगन क्या था, G7 का जो समिट हुआ उसका स्लोगन क्या है। तो स्लोगन अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी की बात है, ये लेटेस्ट है, आपका आज का ही एडिटोरियल है, ठीक है, तो आज की बात है। तो उसका स्लोगन क्या है, बिल्ड बैक बेटर, और किसने दिया, अमेरिका ने। व्हाइट हाउस का स्लोगन है ना, तो किसने दिया, ये भी पूछा जा सकता है, किसने दिया, अमेरिका का ये स्लोगन, अमेरिका के द्वारा दिया गया स्लोगन है G7 का। तो ये आप याद कर लेना। तो समझ में आया आप लोगों का? पूरा पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। कहां गया इसका मार्कर? एक तो मार्कर भाग जाता है आप लोगों की तरह, जैसे आप भाग जाते हो ना बीच बीच में क्लास में से, तो ये मार्कर भी भाग जाता है कि मैं भी क्यों यहाँ पे आऊं, ठीक है। स्टूडेंट ही डेडिकेटेड नहीं है, सर आप एक ही डेडिकेटेड हो जो लगे रहते हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट डेडिकेटेड है आपके, और ना ही मैं डेडिकेटेड हूं, मैं भी आपके मतलब भाग जाता हूं बीच बीच में। बस एक आप ही डेडिकेटेड हो, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें विदाउट आपके सपोर्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें स्पेशल कम्युनिटी, जो विज्ञप्ति आई, सूचना दी गई ओपन सोसाइटीज पे फॉर आउटरीच के लिए, कि G7 की पहुंच के लिए, और जो इनविटेशन है, एक तो उसने जो बात बोली है, सूचना दी है, दूसरा जो आउटरीच की लिए, जो ओपन सोसाइटीज के लिए जो आउटरीच बता रहा है, और दूसरा जो इनविटेशन है, आमंत्रण है फेलो कंट्रीज, जो कि ये है डेमोक्रेसीज, मतलब लोकतंत्र वगैरह, जो मतलब जो कंट्रीज उनकी बात कर रहा है, वो भी क्या एक एक्सटेंशन विस्तार है उसकी बताए गए कमिटमेंट का, जो कि क्या कन्वीनिंग डेमोक्रेसी समिट, इस साल जो डेमोक्रेसी समिट की कन्वीनिंग है, आयोजन है, मतलब आगे जाके करेंगे, उसकी तरफ है उसका कमिटमेंट है, उसकी तरफ कमिटमेंट बोल रहा हूं ना मैं, जो आयोजन करना है उसकी तरफ उसका कमिटमेंट है। तरफ है, तरफ का मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब टू एज ए प्रीपोजिशन, और जैसे प्रीपोजिशन बनेगा अपने आप ही V1 रहने ही नहीं देगा, क्योंकि V1 आपका प्रीपोजिशन के बाद सर्वाइव नहीं करता, एक्शन अकेला सर्वाइव नहीं करता, वो मॉडल मांगता है। प्रीपोजिशन की दीवार होती है, दीवार के बाद में वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको सपोर्ट चाहिए। समझ में आ रही चीज? तो अपने आप वो उसको कन्वर्ट कर लेगा किसमें, नाउन में, ठीक है। तो वो वाला केस है।
और स्लोगन भी जो G7 का था वो क्या था, व्हाइट हाउस का था, जो स्लोगन बिल्ड बैक बेटर वाला व्हाइट हाउस की टर्म थी, ठीक है, तो डिक्लेयर करने की क्या, अमेरिका की इकोनॉमी और जॉब से रिकवरी प्लान को। क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया, इतना क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और ये देता हूं आपको होमवर्क जल्दी से। मुझे सेकंड मैसेज आ चुका है, बिल्कुल से ये कंसेंसस अमंगस्ट 7 मेंबर कंट्रीज है ये G7 वाला, ठीक है, ऑन काउंटरिंग, मतलब उसका सामना करना है चाइना का, मतलब चाइना पे एक्शन लेना है। दूसरा मैसेज, चाइना पे एक्शन लेना है, इंपॉर्टेंट शानदार स्लाइड, ये आपको रीड आउट करनी है होमवर्क में, ठीक है, समझना है क्या बोलना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैसेज, काउंटरिंग चाइना, काउंटरिंग की मुझे बता देना, क्या बताओगे, काउंटरिंग का मतलब वर्किंग बता देना, और होल्ड्स का सब्जेक्ट बता देना, वो तो आपको डायरेक्ट दिख गया होगा, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं, उसके बाद में क्या बताओगे, टू की वर्किंग बता देना, इंक्लूडिंग की वर्किंग बता देना, और क्या बताओगे, एंड का रिफ्लेक्शन बता देना, कंसर्न्स बता देना, डज कंसर्न है या कंसर्न्स नाउन है। कंसर्न आपका नाउन भी होता है और एक्शन भी होता है, तो डज कंसर्न है, प्लूरल फॉर्म में कंसर्न नाउन है। इट्स किसके लिए यूज हो रहा है वे वो बता देना, डिमांड की बात, और क्या, एंड का रिफ्लेक्शन बता देना, ठीक है, ये चीजें बता देना। लास्ट में क्या बोला है, इन्वेस्टिगेशन इनटू ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19, बड़ी ही शानदार बात बोली है। मतलब उन्होंने बोला है अब G7 के समिट में कि इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कोविड-19 वायरस के, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा उसके ओरिजिन्स पे, और मैक्सिमम ज्यादातर ये डाउट है और बहुत सारों को ये श्योरिटी भी है, ये सारा का सारा किया कराया जो है वो क्या है, एक जैविक हथियार की फॉर्म में यूज किया गया है चाइना के द्वारा, क्योंकि चाइना में वो फर्स्ट टाइम लीक हो गया था, इसलिए थोड़ी दिक्कत थी। और दूसरा, उन्होंने, हो सकता है ये स्ट्रेटेजी थी उनकी कि हम क्या करते हैं, थोड़ा लीक करके बोल देते हैं कि हमारे अंदर पहले फैला है, ताकि लोगों को जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको मतलब शक ना हो कि ये काम हमने किया है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्म में बहुत बार ये चीजें आ चुकी है, लगभग लग रहा है कि चाइना ने ये जानबूझकर वायरस यूज किया था, क्योंकि पीछे भी आया था लेबोरेटरीज वगैरह के, मतलब वहां पे वो उस पर रिसर्च कर रहे थे, फिर उन जितने भी लेबोरेटरीज में काम करने वाले थे उनका पता ही नहीं लगा कहाँ गए, मतलब मार दिया उनको, एक टाइप से ऐसे ही बोला जा रहा है। तो ये एक टाइप से यूज किया गया जैविक हथियार है चाइना का, जो कि बोला जा रहा है, तभी तो बार बार घूम घूम कर बार बार आ रहा है, क्योंकि ऐसे कोई नहीं होता वायरस, मतलब अपने आप क्या, जैसी सिचुएशन उसके सामने अगेंस्ट क्रिएट करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, खुद को म्यूटेंट कर लेता है। तो ये वही हो सकता है जब उसको तैयार किया जाए, ऐसा कोई वायरस नहीं है जो हर सिचुएशन में सर्वाइव कर जाए, क्योंकि हर की कमजोरी होती है। जब वो मान लो अगर गर्मी के अंदर सर्वाइव कर रहा है, तो वो ठंड के अंदर जो विंटर सीजन में सर्वाइव नहीं कर सकता। कोई भी जानवर हो, कोई भी जीव हो, कुछ भी हो, कोई इंसान वगैरह कोई भी हो, मतलब उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये तो हर सिचुएशन में बढ़ता ही बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको तैयार किया गया, इसको इम्यून बनाया गया, उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसमें इम्यूनिटी डाली गई है, हर मौसम के अकॉर्डिंग उसको तैयार किया गया है, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको तैयार किया गया है। दिखने में ये सारा का सारा अभी जिस सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि यही चीज है, समझ में आया चीज। तो ये चीज हो सकती है, उसका इन्वेस्टिगेशन है, फिर पता लगेगा, रियल में थोड़े टाइम में पता तो लग ही जाएगा, जो चीज है सच्चाई वो सामने आती है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो ठीक है, रिवाइज कर लेना, होमवर्क कंप्लीट कर लेना आप लोग अपना, ठीक है, और रिवाइज कर लेना अच्छे से एडिटोरियल को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।